प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरत, शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संख्या पद्धति पहला अध्याय लेकर के आए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सबसे पहले अपने पास प्राकृत संख्याएं आई थी। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों अपने पास प्राकृत संख्या आई थी। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू हो रही थी और एक के अंदर से आगे बढ़ रही थी। उसके बाद प्राकृत संख्याओं में अपने क्या किया, शून्य को मिला दिया, तो ये संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें शून्य से शुरू हो रही है और वही सारे नियम है कि भी एक के अंदर से आगे बढ़ रही है। ये पूर्ण संख्या थी। अब बच्चों अपने देख रहे थे कि भी पूर्ण संख्या है उसमें शून्य से शुरू हो रही है, परंतु अपने को पता है कि शून्य से छोटी भी बहुत संख्याएं होती है, उनका इसमें जिक्र नहीं था। तो अब मैं शून्य से छोटी संख्याओं को भी मिलाना चाहूंगा, तो इसका नाम हो गया था पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक में अपने पास माइनस से लेकर प्लस तक की संख्याएं शामिल थी, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं शामिल थी। ये अपने पास पूर्णांक संख्या थी। उसके बाद अपने ये देखा कि पूर्णांक संख्याओं में भी कुछ कमी नजर आई। क्या कमी नजर आई कि ये संख्याएं एक के अंदर से आगे बढ़ रही है, यानी इनके बीच की संख्याओं का कोई ब्यौरा इसमें नहीं था। तो उसके बाद अपने ऐसी संख्याएं जैसे 3 और 4 के बीच में 3.5 हो गया, 3.25 हो गया, इन संख्याओं की कहीं चर्चा नहीं थी। तो ऐसी संख्याओं को लेते हुए, यानी ऐसी संख्याएं जिनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है, वो प्रिमेय संख्याएं होती है। तो अपने इसमें प्रिमेय संख्याओं बनाने के लिए, यानी पूर्णांक जो थे उनमें जो बीच की संख्याएं थी उनको शामिल कर दिया। तो कहने का मतलब कि भिन्न रूप में जिन संख्याओं को अपने लिख सकते हैं, जहां पर p बटा q जो अपने पास है, जहां पर p और q है वो पूर्णांक है, यानी पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। तो मेरा कहने का मतलब हो गया प्रिमेय संख्याएं हैं उनमें सभी संख्याएं शामिल हो गई है। प्राकृत संख्याएं भी आ गई है, पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है, सबसे मिलकर लास्ट में अंत में अपने पास प्रिमेय संख्याओं का निर्माण हुआ है। यानी प्रत्येक संख्या को p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता है, चाहे वो प्राकृत है, चाहे वो पूर्ण है, चाहे वो पूर्णांक है। इन सब संख्याओं को अपने प्रिमेय संख्या यानी बटा के रूप में दर्शा सकते हैं। अब मेरे पास जो मुख्य निकल के आएगी संख्या बार, वो है प्रिमेय संख्या। तो प्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां p और q है वो पूर्णांक है। अब देखिए बच्चों, अब क्या कुछ और संख्याएं ऐसी बच गई हैं जो इनसे भी बाहर है, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं लगभग बटा के रूप में हर संख्या को दर्शाया जा सकता है, अपने ये मानते हैं। वो सारी संख्याएं आ गई। अब क्या कोई और संख्या बच गई जो इससे अलावा है प्रिमेय संख्या से? तो हाँ बच्चों, वो संख्याएं बच गई है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है, यानी पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं होती है, उनको अपने अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी प्रिमेय संख्याएं तो वो है जिनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है, और अप्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। तो चलिए फिर अपने पास नई संख्याएं आ गई है, अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याएं जिनको p बटा q के अनुपात के रूप में नहीं, p बटा q के रूप में या पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो अप्रिमेय संख्याएं कैसी होती है, क्या होती है? चलिए अब इसकी विस्तार से अपने चर्चा करेंगे। तो अप्रिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहले ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। उन्होंने इनका नाम अप्रिमेय संख्याएं दिया था। तो वे संख्याएं कौन सी है? जैसे अपने पास √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह की जो संख्याएं हैं, या फिर अपने पास पाई है, ये भी एक अप्रिमेय संख्या है। या मैं इस तरह दशमलव में कोई संख्या लिखूं तो ये भी अपने पास अप्रिमेय संख्या है बच्चों। तो अब आप जान चुके हैं कि जैसे अनंत प्रिमेय संख्या होती है, बहुत अप्रिमित रूप से प्रिमेय संख्या होती है, वैसे ही अप्रिमेय संख्या बहुत सारी होती है। तो अब अपने पास प्रिमेय संख्याओं का एक अलग समूह बन गया है और अप्रिमेय संख्याओं का एक अलग समूह बन गया है। अब आप देख रहे होंगे कि √2 है, उसको अपने बटा के रूप में यानी पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं दर्शा सकते, √3 को भी नहीं दर्शा सकते। परंतु मैंने √4 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा √4? क्योंकि √4 जो है इसका वर्गमूल अपने को पता है कि
कि या तो प्लस का 2 होता है और या माइनस का 2 होता है। अब देखिए 4 का जो वर्गमूल है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो मैंने 4 को नहीं लिखा है क्योंकि फिर +2 या -2 आएगा तो फिर अपने इसको अनुपात के रूप में दर्शा सकेंगे। तो इसको मैंने छोड़ा है। इसके बाद √5 भी है, √6 भी है, √7 भी है, 8 भी है। इस तरह से ये अप्रिमेय संख्याओं का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें पाई भी शामिल है और इस तरह के जो मेरे पास दशमलव प्रसार है वो भी शामिल है। तो इस तरह मेरे पास अप्रिमेय संख्याएं तैयार हुई। तो अब आप देख रहे हैं कि अपने पास प्रिमेय संख्या का एक अलग समूह बन गया है और अप्रिमेय संख्या का एक अलग समूह बन गया है। अब तक जो आपने देखा था प्राकृत संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक, प्रिमेय, ये सभी एक ही समूह था, परंतु अब ये दूसरा समूह आ गया है मेरे पास अप्रिमेय। इनकी और इनकी आपस में जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है। तो अब प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं यदि आपस में मिलेगी, इस समूह का नाम अपने देंगे वास्तविक संख्याएं। तो अब आपसे यदि पूछा जाए बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का जो समूह है, जिसमें प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का समूह है, उन सबको अपने वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और बच्चों प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं जो मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इसलिए तो संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अपनी संख्या रेखा का नाम है वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या रेखा पर प्रिमेय संख्याएं भी दर्शाई जा सकती है और अप्रिमेय संख्याएं भी दर्शाई जा सकती है। तो इस तरह से अब जैसे आपने देखें आपकी प्रश्नावली 1.2 में कुछ वाक्य दिए गए हैं पहले सवाल के अंतर्गत सत्य और असत्य की पहचान करनी है, जिसमें से यदि मैं पहला वाक्य देखूं तो मेरे पास है प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सही बात है कि प्रत्येक अप्रिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी? क्योंकि अब अपने यदि इसको समझे कि प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या, अपने यदि देखें कि प्रत्येक अप्रिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो अब अपने संख्या रेखा जो होती है उसका प्रत्येक बिंदु है, उसको क्या अपने √m लिख सकते हैं संख्या रेखा पर? तो बच्चों अपने को पता है संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। ऋणात्मक संख्या जैसे मैं लेता हूं -4, माइनस की जो संख्या है उनका वर्गमूल काल्पनिक संख्या के रूप में आता है। तो ये बात असत्य हुई कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। अब देखिए पहले था प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अब की बार इसने कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या है उसमें अप्रिमेय भी है और प्रिमेय भी है, दोनों संख्याएं हैं। तो ये तीसरा वाक्य असत्य हुआ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या नहीं होती है। और पहला वाक्य बिल्कुल सत्य था कि प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इस तरह से अपने आपके 1.2 का पहला सवाल सत्य और असत्य वाला हल किया। अब देखते हैं दूसरा सवाल आपका। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? ये कहना चाहता है। तो बच्चों इसका उदाहरण पहले भी हमने लिया था। सभी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिए मेरे पास ये है, ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होंगे। तो चलिए मैं इनके वर्गमूल लगा के देखता हूं बच्चों। तो ये जरूर अप्रिमेय है, ये अप्रिमेय, पर बच्चों इसका तो प्लस और माइनस 2 आ रहा है, इसका भी आ रहा है प्लस माइनस 1 का भी। तो बच्चों प्रत्येक अपने पास धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल हैं वो अप्रिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि अपने इनको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है, तो ऐसा अपने को एक उदाहरण देना है जो एक प्रिमेय संख्या हो। तो बच्चों अपने पास ये रहा एक उदाहरण, 4 का वर्गमूल यदि देखेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, उसको पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने। तो अपनी ये इस बात का पता लग गया कि प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं मिलती है तो इसे अपने वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इसलिए संख्या रेखा का नाम हो गया वास्तविक संख्या रेखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात आ रही है कि मैंने ये बात बोली है कि प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या दोनों को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है।
तो बच्चों अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना तो अपने सीखा था। आज अपने अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने को इससे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में लाना होगा। तो चलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा करता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वो समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। तो चलिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में मान लेता हूं कि ये आधार है और ये लंब है और समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय मेरे पास इस तरह से बनेगी, कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, जो अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ भी रखा है अपने। इसका उपयोग करते हुए अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो अपने पास है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी किताब का पहला उदाहरण लेता हूं। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये मान लीजिए अपने पास उदाहरण है। बच्चों इसे हल करना चाहेंगे, अपने इसे समझना चाहेंगे कि अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने को √2 इसमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो मैं 2 की चर्चा करता हूं। तो 2 को अपने लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 है सिर्फ, उसको 1 + 1 में दर्शाया जा सकता है। 2 को 1 + 1 में। अब बच्चों एक बात अपने को यहाँ पर नई निकल के आ रही है, प्रत्येक संख्या को वर्ग के रूप में दर्शाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अब मैं आपको कहता हूं कि 2 को वर्ग के रूप में दर्शाइए, 2 को वर्ग के रूप में। अब 2 को वर्ग के रूप में कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए अपने करते हैं कि ये देखो बच्चों, 2 को मैंने √2 का वर्ग कर दिया। 2 को वर्ग के रूप में कैसे दर्शाते हैं कि √2 का वर्ग कर दिया। इसी तरह मैं प्रत्येक संख्या को यहाँ पर वर्ग के रूप में दर्शाना चाहूंगा। तो सबसे पहले 2 को दर्शाना है तो उसके ऊपर √ लगाओ, क्योंकि √ होता है वो आधी घात होती है, आधी घात की दुगनी घात, वापस एक घात बन जाएगी, 2 का 2 बन जाएगा। इसी तरह प्रत्येक संख्या को मैं इस तरह से लिखूंगा बच्चों। ये देखिए अब मेरे को पता है √2 को तो अपने हल नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बच्चों और 1 का वर्गमूल 1 होता है। मैंने इस तरह से इसमें निकाल लिया। अब मेरे को ये पता लग गया कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो अपने को आधार भी एकक लेना है और ऊंचाई भी एकक लेनी है, यानी इकाई लेनी है, इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में लेनी है। तो अपने पास यदि आधार जिसका इकाई के रूप में लेंगे, ऊंचाई इकाई के रूप में लेंगे, तो उसका जो कर्ण होगा उसकी लंबाई है वो √2 होगी। क्योंकि बच्चों पाइथागोरस प्रमेय की तुलना अपने करते हैं इससे, पाइथागोरस प्रमेय की तुलना करता हूं मैं इसके साथ। पाइथागोरस प्रमेय की तुलना करने पर तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब मेरे को एक संख्या रेखा पर ऐसा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज, जिसका आधार भी मेरे को 1 इकाई रखना है और लंब भी 1 इकाई रखना है। तो ऐसा मैं यदि त्रिभुज बनाऊंगा तो मेरे को पता है उसका जो कर्ण आएगा उसकी लंबाई √2 होगी। उस लंबाई को मैं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकता हूं। तो चलिए अपने इसका एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं संख्या रेखा लेता हूं बच्चों। तो मैंने ये संख्या रेखा निरूपित की है, ये संख्या रेखा आ गई जिसके बीचों बीच मैंने शून्य है। अब इसमें एक लंबाई के रूप में अपने को चलना है, इकाई के रूप में लेते हुए। तो मान लीजिए मैंने ये इकाई के रूप में ली है, तो चलिए मैं लेता हूं इसमें, ये देखिए बच्चों एकक रूप में ये मैंने इसमें लंबाई ली है। तो ये 1, 2 और 3 अंकित करूंगा मैं यहाँ पर। ये अपने पास संख्या रेखा है। अब अपने देख रहे हैं कि आधार 1 इकाई लेना है, तो ये बच्चों मैंने आधार ले लिया। ये मान लीजिए अपना त्रिभुज है, उसका आधार है। अब मेरे को ऊंचाई भी लेनी है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण इस बिंदु पर बनाते हुए ऊंचाई है वो 1 इकाई लेता हूँ। तो चलिए बच्चों मैं इसकी ऊंचाई है वो 1 इकाई ले लेता हूँ। तो ये लीजिए मैंने इसकी ऊंचाई है वो 1 इकाई निरूपित कर दी है। ये देखो ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए मैंने समकोण त्रिभुज इसको बनाते हुए 1 इकाई यहाँ पर लेते हुए सपोज कीजिए ये O बिंदु है, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। अब इसका यदि अपने विकर्ण खींचेंगे तो साधारण सी बात है बच्चों, उसकी लंबाई है वो √2 होगी।
तो ये लीजिए, इस तरह के त्रिभुज यदि बनाते हैं, इसकी लंबाई अपने को √2 के रूप में मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि इसको तो संख्या रेखा पर दर्शाना था, आपने तो संख्या रेखा पर दर्शाया ही नहीं है, तो बच्चों इसके लिए अपने इसको संख्या रेखा पर बराबर लंबाई के रूप में ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाप कर लिया, यहाँ से इतनी है, इसको उठा के यदि मैं यहाँ लगाऊंगा इसके ऊपर तो उतनी लंबाई का आएगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो ये एकक लंबाई के रूप में आ गया बच्चों, इस तरह से। तो ये जो लेंथ आई है मेरे पास OR, ये √2 लंबाई की है। इस तरह से √2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 के टुकड़े किए, 1 और 1 के रूप में। अब मैंने एक को वर्ग बनाना चाहा, तो 2 किसका वर्ग बनाया मैंने, √2 का वर्ग, 1 को √1 का वर्ग और 1 को भी √1 का वर्ग। तो ये तो 1 का वर्ग वापिस हो गया, क्योंकि √1 भी 1 होता है। तो अब मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पर आधार भी 1 रखना है और ऊंचाई भी 1 रखनी है, मेरे को लंबाई है जो वो भी 1 रखनी है। उस समय ऐसे जो मैं त्रिभुज का निर्माण करूंगा, तो उसका कर्ण है, उसकी जो लंबाई है वो √2 होगी। उस लंबाई के बराबर मैं संख्या रेखा पर उसको निरूपित कर दूंगा। तो ये उदाहरण आपके सामने है। चलो बच्चों, इसका अगला उदाहरण अपने देखते हैं। अगला उदाहरण है मेरे पास √3 को संख्या रेखा पर अपने निरूपित करना है। तो √3 को करने के लिए सबसे पहले मैं 3 के 2 टुकड़े कर देता हूं, 2 और 1, ये बन गए। अब मैं सभी को वर्ग के रूप में दर्शाना चाहूंगा, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखा बच्चों और इसको ऐसे लिख दिया, ये मैंने वर्ग के रूप में इनको अंकित कर दिया। तो अब यदि अपने देखें कि इसमें √3 का वर्ग है, ये √2 का वर्ग है और ये √1 का वर्ग है, तो बच्चों इसमें क्योंकि √1 का वर्ग 1 ही होता है, √1 को 1 इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब अपने इसकी पाइथागोरस प्रमेय से तुलना करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तुलना करते हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा कि त्रिभुज में आधार क्या लेना है और अपने पास लंब क्या लेना है, ताकि कर्ण है वो √3 के रूप में आ सके। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने तुलना की। तो अब देखिए आधार क्या लेना है अपने को, √2 लेना है। आधार कितना लेना है, √2, और लंब कितना लेना है, 1 इकाई लेना है। तो चलिए ये देखिए, ये मेरे पास आधार इस तरह से पहले से √2 है। अब इसके ऊपर मैं इसको आधार मानते हुए इसमें एकक लंबाई का जो लंब है वो लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, मैंने इसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एकक लंबाई के रूप में इसमें लंब लिया है। तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह से आ गया, ये देखिए एकक लंबाई के रूप में मैंने, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास बिंदु S है। तो ये अपने पास जो √3 को स्पष्ट करने के लिए √2 है वो आधार आ गया, ये एकक लंबाई का आ गया। इस समय जो इसका कर्ण होगा वो √3 को व्यक्त करेगा, उसकी जो लंबाई है वो √3 होगी। तो ये आ गया बच्चों √3। अब इसके बराबर जो लंबाई है वो अपने यदि संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो बच्चों को √3 के बराबर होगी। तो चलिए मैं इस अपने प्रकार को यहाँ खोलता हूँ, ये देखिए इसके बराबर लंबाई मैंने यहाँ कर ली और ये मैं यहाँ लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ आ जाएगी इस तरह से। तो अपने पास इस तरह की जो लेंथ है इसको सपोज कीजिए अपने प्रकार के द्वारा इस तरह से सेट करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर जो बिंदु आया है वो संख्या रेखा पर √3 के बराबर इसकी दूरी है। इस तरह से अपने यदि बच्चों करेंगे तो अब आप √5 को भी हल कर सकते हैं। आपकी किताब में 1.2 में सवाल जो दिया गया है √5, तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको संकेत दे देता हूं बच्चों, कैसे करना है। √5 को यदि संख्या रेखा पर व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, √5 के पहले टुकड़े करेंगे बच्चों, 4 और 1, फिर इनको वर्ग के रूप में। तो इसको तो √5 का वर्ग, इसको √4 का वर्ग और इसको √1 का वर्ग। तो कहने का मतलब बच्चों मेरा ये हो गया कि इसको तो 2 का वर्ग लिखेंगे और इसको 1 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से तुलना करेंगे इसकी। पाइथागोरस प्रमेय से तुलना करने पर तो अब आपको पता लग गया होगा बच्चों कि कर्ण है वो √5 कब आएगा, जब आधार कितना होना चाहिए, 2 इकाई होना चाहिए। आधार कितना होना चाहिए, 2 इकाई, और लंब कितना होना चाहिए, 1 इकाई। तो ऐसी संख्या रेखा लेकर आधार 2 इकाई के ऊपर 1 इकाई का लंब लेकर के यदि उसका कर्ण बनाएंगे बच्चों तो उसकी लंबाई है वो √5 के बराबर होगी। तो उसके समान संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। तो इस तरह से आज अपना 1.2
अध्याय वो पूरा होता है। सब बच्चे इसको होमवर्क के रूप में भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, इन उदाहरणों को भी होमवर्क के रूप में अपने संकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।